Students, today in this chapter we will discuss about atoms and molecules. एटम और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री जानना चाहिए कि ये एटम और मॉलिक्यूल तक साइंटिस्ट पहुँचे कैसे, इतने माइन्यूट लेवल पे उनकी सोच कैसे विकसित हुई, किस तरह से उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। तो इसके अंदर सबसे पहले जो स्टडी की वो इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कणाद, साथ में दूसरी रोमन कंट्रीज़, ग्रीक कंट्रीज़, उनमें भी स्टडी चल रही थी। तो 500 BC पे महर्षि कणाद, इन्होंने क्या कहा कि ये जो एटम है ये क्या है, इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल है मतलब इसको आगे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा। और ये जो एटम है इसको ग्रीक फिलोसोफर ने नाम दिया एटम, और इंडियन साइंटिस्ट ने नाम दिया इसको परमाणु। दे कॉल्ड दिस परमाणु। क्या कहा उन्होंने, इसको परमाणु कहा। तो एटम और मॉलिक्यूल हैं वो जो छोटे छोटे आप पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल देखते हैं, चौक के पार्टिकल देखते हैं, या किसी भी मटेरियल के पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप देखते हैं, दे आर कॉल्ड एटम। और वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, हमको हमारी आँखों से दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए उनको एनलार्ज करके हमको देखना पड़ेगा। तो उनकी साइज क्या होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल। उनकी साइज बहुत छोटी होती है। किस साइज में, 0.1 to 0.5 नैनोमीटर। बहुत ज़्यादा छोटी साइज होने के कारण से वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इसके बाद में भी फिर और ज़्यादा स्टडी हुई, साइंटिस्ट ने ये कहा कि इंडिविजिबल है, बट उसके बाद में और ज़्यादा जब स्टडी हुई तो निकल के आया कि नहीं, इस एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इस एटम को भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ से ये निकल के आया कि इसको डिवाइड करेंगे तो उससे पार्टिकल्स कौन कौन से बनेंगे, इसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। तो इस बुक का जो चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसमें आप इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है, पहले हमको स्टडी करना है कि इसके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि पार्टिकल जो हैं वो पार्टिकल आपस में मिल करके और बिगर पार्टिकल बनाएंगे। तो ये पार्टिकल किन लॉज के अकॉर्डिंग आपस में मिलेंगे, कोई ना कोई तो लॉज होंगे जिनके अकॉर्डिंग ये आपस में मिलेंगे, या कोई भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकल से किसी भी प्रोपोर्शन में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इन केमिकल रिएक्शन के लिए दो लॉज दिए गए हैं, केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को इस तरह से समझेंगे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल ए है, वो दूसरे पार्टिकल बी से रिएक्ट करके पार्टिकल सी बना रहा है। पार्टिकल ए और बी जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और इनको हमने किससे पहले लिखा है, एरो से पहले, तो इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो एरो के बाद में लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो एरो के बाद में लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये एरो का साइन, इस पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो लिखने का तरीका है, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में कौन कौन होंगे, रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट एरो से पहले और प्रोडक्ट एरो के बाद में। तो पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि इस एरो से पहले जितने भी रिएक्टेंट हैं उनका मास, और इस एरो के बाद में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका मास, ये दोनों मास हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में जितना मास पहले है उतना ही मास बाद में रहेगा। हम मास को ना तो पैदा कर पा रहे हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। जितना मास पहले है उतना ही मास बाद में रहेगा। जैसे एक रिएक्शन से देखते हैं, CaCO3, इसको हम हीट कर रहे हैं, ये हीट करने का साइन है। इसको हम हीट कर रहे हैं तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस मिल रही है। इनको हमको, इनका मास हम लिखते हैं।
इसका मास 100 ग्राम होता है। आपको अभी मास निकालना नहीं आएगा, इसके बारे में हम बताएंगे बाद में। इसका मास 100 ग्राम है और इसका मास 56 ग्राम, इसका मास 44 ग्राम। इसको अगर हम एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास में लिखते हैं तो हमको इसको U से लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन के बाद में टोटल मास 100 ग्राम, रिएक्शन के पहले टोटल मास 100 ग्राम। इसका मतलब रिएक्शन में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर H2 और O2 आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2, दैट इज कॉल्ड वाटर। ये जो वाटर, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है और टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 और ऑक्सीजन भी 2। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब जैसे अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट के रेफरेंस में उसका मास निकाला था, उसी तरह से हम अभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O इनका भी मास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का मास होता है 2U, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ऑक्सीजन का मास होता है 32U और जो H2O है उसका मास होता है 18U, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो टोटल हो गया 36U। आप देखिए रिएक्शन से पहले कितना मास है टोटल, 36U, और रिएक्शन के बाद में भी कितना है, 36U। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में, अगर हमने उसको बैलेंस करके लिखा है, किसी भी रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा हम इसमें लॉ देखते हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, भी इसको कहा जाता है, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को भी हम हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझते हैं। H2 और O2 आपस में मिलकर के बनाते हैं H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस करनी है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए फिर से हम यहाँ पे 2O2 इंसर्ट कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो हम क्या मानते हैं उसको, 1। और H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। इसका मतलब अगर आपको H2O बनाना है तो आपको हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2, ऑक्सीजन के कितने, 1, और H2O के कितने, 2 मॉलिक्यूल आपको यू हैव टू टेक, आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप इसमें हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऑक्सीजन के भी 1 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो आपके पास H2O के 2 मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसका कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन है उसको कंप्लीट करना है तो आपको उन कंपोनेंट को एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में लेना ही पड़ेगा। अगर डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में आप नहीं लेते हैं तो आप उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में नहीं लेने से आप उसके प्रोडक्ट को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। अब चाहे ये वाटर आप यहाँ इंडिया में बनाइए, USA में जाके बनाइए, कहीं भी बनाइए, आपको हमेशा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड 2 मॉलिक्यूल आपको ऑब्टेन होगा। इस रेशियो में आपको इसको लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दूसरा कौन था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद में अगला हम देखते हैं टॉपिक एटम्स। एटम क्या है, तो एटम को हम डिफाइन करते हैं, किसी भी एटम को डिफाइन करते हैं एक सिंबल से X। किसी भी एटम को किससे डिफाइन करते हैं, एक सिंबल X से। और वो जो सिंबल X है
उसके ऊपर की तरफ यहाँ ए लिखते हैं और नीचे जेड। ए किसको डिनोट करता है? ए डिनोट करता है एटॉमिक मास। ये किसको डिनोट करता है? एटम को। और ये किसको डिनोट करता है? उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उस पार्टिकल में, उस एटम में कितने हैं। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे? 1। तो उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मास 1 भी हो सकता है अगर न्यूट्रॉन 0 है। अगर न्यूट्रॉन 1 है तो उसका मास 2 हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन 2 है तो उसका मास 3 हो जाएगा। तो ये जो H है इसको हमने किस से डिनोट किया? कॉमन X ले लिया। और ऊपर की तरफ जो नंबर है वो क्या है? एटॉमिक मास। नीचे की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है वो किसका मास है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो क्या है? मास नंबर Z। और ऊपर वाले नंबर को हमने क्या कहा है? एटॉमिक नंबर। और ये सिंबल यूजुअली किसी भी एटम का सिंबल होता है। जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। नीचे वाला जो डिजिट है Z उसको हम किस से डिनोट करते हैं? 2 से। और ऊपर वाला नंबर, अब हीलियम में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। टोटल इसका नंबर कितना आएगा? 4। तो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? 4। तो हीलियम का पूरा सिंबल क्या हुआ? ये। तो ये एटम के बारे में कि एटम की डिफाइनाइट स्ट्रक्चर होती है और उसको हम किसी भी केमिकल मीन से ब्रोकन नहीं कर सकते। अगला है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब एटम को डिस्कस करना है तो एटम के बारे में कुछ थ्योरीज हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी उसमें पहली थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमको 5 पॉइंट्स रिवाइज करने, 5 पॉइंट्स समझने हैं। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं? तो 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि जितने भी एटम हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बने हुए हैं। उनको आगे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमने मास प्रोपोर्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में, उसमें भी देखा कि जो भी एटम है वो क्या है? इंडिविजुअल है। ये किस टाइम तक डाल्टन ने कहा? जब उसने स्टडी किया। लेकिन उसके बाद में फर्दर स्टडी हुई तो निकल के आया कि नहीं, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जैसे एटम का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ? बाहर राउंड इसमें चक्कर काटेंगे। और न्यूक्लियस में कौन रहेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में हैं इनके बारे में पहले पता नहीं था, तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये इंडिविजुअल है। लेकिन बाद में जब फर्दर स्टडी हुई तो निकल के आया कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन डाल्टन के टाइम तक उसने क्या कहा कि ये इंडिविजुअल हैं, इनको आगे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये जो एटम्स हैं, अगर मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन का एक एटम लेता हूँ और हाइड्रोजन का दूसरा एटम एयर में से हम ले लेते हैं। ये जो दोनों एटम हैं ये किस एलिमेंट के हैं? हाइड्रोजन के। अब ये एक एलिमेंट मान लीजिए आपने अपने स्कूल से लिया है, दूसरा एलिमेंट आपने अपने घर से लिया है। दोनों एलिमेंट, दोनों जो एटम हैं वो सेम एलिमेंट के हैं। अब सेम एलिमेंट के जो दोनों एटम हैं वो दोनों एटम भी क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों एटम भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सेम। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल से हाइड्रोजन लिया और घर से हाइड्रोजन लिया तो स्कूल वाला हाइड्रोजन अलग तरह का है और घर वाला हाइड्रोजन अलग तरह का है। ऐसा नहीं होगा। दोनों एटम किसी भी एलिमेंट के 2, 3, 10, 20 जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट की तो उनके जो एटम हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम दोनों एक दूसरे से 100% क्या होंगे? डिफरेंट। दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी। तो डाल्टन की फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इंडिविजिबल है। सेकंड पोस्टुलेट है कि एलिमेंट के जो एटम हैं वो क्या रहते हैं? एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए नहीं रहते, एक जैसे नहीं होते हैं। तीसरा पोस्टुलेट्स है कि
जब भी एटम आपस में कंबाइन होंगे, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो उनका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और वो उसी फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, जैसे H2O2 H2O। तो इनका रेशियो क्या है? 2:1:2। ये एटम इसी रेशियो में कंबाइन होंगे, इससे रेशियो ना तो ज़्यादा होगा ना इससे रेशियो कम होगा। तो तीसरा क्या है पॉइंट? फिक्स्ड रेशियो। पहला पॉइंट इंडिविजुअल, दूसरा पॉइंट गिवन एलिमेंट आर सेम, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सेम। फोर्थ पॉइंट है कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि ना तो मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में है कि जो किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए जो रिलेटिव नंबर होगा, जैसे हमने ये H2O बनाया है, तो इसको बनाने के लिए जो रिलेटिव नंबर है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, वो 2, 1 और 2 है। अब ये जो नंबर है ये हमेशा क्या रहेगा? किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर आप चाहिए, इंडिया में आप वाटर बना रहे हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल चाहिए, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। अगर मान लीजिए आप यूएसए में जाके वाटर बना रहे हैं तो भी आपको ये रेशियो कितना चाहिए? 2:1:2। इस रेशियो में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम इससे आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद में मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, और मोलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एटॉमिक वैलेंसी वगैरह ये सब। तो ये जितना भी हुआ है अभी तक, इसके बारे में आप रिवाइज करें, उसके बाद में सेकेंड वीडियो में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।